A very warm welcome to all of you again on your YouTube channel Nothing Say Everything. My loving friends or students, I am requesting to all of you, please concentrate your minds towards me that what I am saying and what you are listening, this is totally depend on your concentration of your mind. If you are not concentrated towards me, then you may be unable to understand each and everything what I want to deliver to you. Please concentrate your minds. आप किसी भी टीचर से, किसी भी अध्यापक से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब, कहीं भी पढ़ें तो आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर लें और ये मान लें दिस टीचर इज द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक फॉर मी। ये आसानी से हमें समझा सकता है और मैं समझ पा रहा हूँ, ये सोच के पढ़िए, तब जाके आप 100% कंसंट्रेट कर पाएंगे। वरना यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे देखते देखते सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होने वाला है। मेरे दोस्तों, हमसे पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, आप इस बात का ख्याल रखें, अपने वक्त का ख्याल रखें, वक्त को बर्बाद ना करें। मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ एनिमल बिहेवियर के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल बिहेवियर, डेफिनेशन ऑफ एनिमल बिहेवियर और हिस्ट्री ऑफ एनिमल बिहेवियर डिस्कस किया था और थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो आइए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज शुरुआत करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर क्या है, कैसा है, मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, दो प्रकार के एनिमल बिहेवियर होते हैं, एक इन्नेट, एक एक्वायर्ड। इन्नेट वह बिहेवियर होता है जो जन्म से होता है, यानी उसे दुनिया में आने के बाद सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पहले से सीखा रहता है। अभी मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा होता है एक्वायर्ड बिहेवियर, जैसे कि साइकिलिंग, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, हवाई जहाज चलाना, और मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना, ये सब सीखा जाता है, यानी एक्वायर्ड बिहेवियर। मैंने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जो कुछ भी सीखा वो है एक्वायर्ड बिहेवियर। एवरीथिंग व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इज डूइंग इन देयर लाइफ स्पैन आफ्टर बर्थ by learning, by hard working of nervous system, means if you want to learn then your nervous system will involve in the work। अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, जैसे आप पहली बार साइकिल चलाना स्टार्ट किए होंगे तो बैलेंस नहीं बना होगा, दाहिने गिर रहे हैं, बाएं गिर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम की हार्ड वर्किंग से आप बैलेंस बनाना सीखे होंगे। फिर पैडल मारते गए और साइकिल चलती गई, फिर कितना आसान हो गया साइकिल चलाना। तो ये क्या है, एक एक्वायर्ड बिहेवियर है ना। तो आइए आज मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ इन्नेट बिहेवियर को। एक्वायर्ड बिहेवियर थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि आप समझ सकें कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इन्नेट बिहेवियर को इनहेरेंट बिहेवियर भी कहते हैं, इनबॉर्न बिहेवियर भी कहते हैं, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर भी कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर सारे टर्मिनोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। द बिहेवियर व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय जीन विद लिटिल और नो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कॉल्ड इन्नेट बिहेवियर। यानी ऐसा एनिमल बिहेवियर जो जीन के द्वारा कंट्रोल हो, यानी इन्वायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, इन्वायरमेंट उसको चेंज ना कर पाए, वो होता है इन्नेट बिहेवियर। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, मैंने एग्जांपल लिखा है, यहीं से समझाना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लिखा है जैसे कि सकिंग ऑफ निपल्स बाय अ न्यूबॉर्न बेबी। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जब माँ उसके मुंह में स्तन को देती है, दूध को पीने लगता है वो, यानी चूसने लगता है, सक करने लगता है, चाहे वो आर्टिफिशियल निपल्स उसके मुंह में डाले जाएं, चाहे माँ के निपल्स उसके मुंह में डाले जाएं, वो दूध को चूसना स्टार्ट कर देता है। हम हिंदी बोलना सीखते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं पैदा होने के बाद सीखते हैं, लेकिन वो पैदा होते ही दूध पीना स्टार्ट कर दिया, क्या उसको कान में किसी ने बता दिया बेटा तुम्हें दूध ऐसे सीखना चूसना है? नहीं मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, उसको किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, वो उसके जीन में है, यानी ऊपर वाले ने उसके जीन में डाल दिया, बेटा जब तुम पैदा होना, जब माँ तुम्हारे मुंह में स्तन को देगी तो तुम चूस लेना, तब तुम्हें दूध मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा और तुम जिंदा रहोगे। यानी इन्नेट बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट बिहेवियर है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है, अदरवाइज वो सर्वाइव ही ना कर पाए। भाई कोई बच्चा दूध ही ना पिए, मुंह में डालो पानी पीबे ना करे, मुंह में डालो दूध पीबे ना करे, तो क्या होगा? वो मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बात समझ में आई? और इसमें लिखा है कि नो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, चाहे मान लीजिए कोई हिंदुस्तान का है, यानी हिंदुस्तान में ही, हमारे वतन में ही चला जाए, कश्मीर में, यहाँ यूपी से, तो कश्मीर में ठंडी पड़ रही है ना, वो ठंडा इलाका है, तो क्या यहाँ से जाने के बाद कोई औरत, महिला प्रेग्नेंट है, वहाँ पे बच्चा हुआ उसको, क्या वो वहाँ दूध नहीं चूसेगा? यानी इन्वायरमेंट कैसा हो, इन्वायरमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बच्चा चाहे जिस इलाके में पैदा होगा वो दूध चूसेगा, दूध पिएगा। तो इन्नेट बिहेवियर वैरी नहीं करता है ना, ये वैरी नहीं करता है। तो इसको इनहेरेंट बिहेवियर भी कहते हैं। इनहेरेंट का मतलब जन्मजात है, यानी ये मदर और फादर से ट्रांसफर्ड कैरेक्टर्स हैं, समझे बात, यानी जीन के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। अगर
भाई हमने दूध पिया, आपने दूध पिया, जितने भी लोग पैदा हुए सबने दूध पिया, चाहे वो आर्टिफिशियल निपल से पिए चाहे अपने माँ के निपल से पिए, लेकिन दूध पिए, सबने दूध पिया है। बगैर दूध पिए आप बड़ा नहीं हुए। एक शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ बात को। मेहनत के वक्त वो कभी हुजरत नहीं मांगी, मेहनत के वक्त वो कभी हुजरत नहीं मांगी, दुनिया में कभी हमसे ज़रूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अरे बच्चे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटा हो या बेटी, किसी से माँ कीमत दूध की नहीं मांगती। मेरे दोस्तों, दूध हर कोई पिया, यानी अगर आपके माँ बाप ने भी दूध पिया होगा, अगर नहीं जरूरी है पिए होंगे, उसके माँ बाप भी, उसके माँ बाप भी, यानी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा लकड़दादा हकड़दादा, जितने भी दादा परदादा लकड़दादा हुए सबने दूध पिया होगा। लकड़दादी हकड़दादी जो भी दादी हुई वो भी दूध पी होंगी, और हमारी आने वाली नस्लें जो बच्चे होंगे वो भी दूध पिएंगे, पोता भी दूध पिएगा, पोती भी दूध पिएगी, पड़पोता भी दूध पिएगा, पड़पोती भी दूध पिएगी। यानी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक पेरेंट से यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है करेक्टर, इसीलिए इसको इनहेरेंट बिहेवियर कहते हैं। और इनबॉर्न भी कहते हैं, इनबॉर्न बिहेवियर भी कहते हैं, इसलिए कि ये जन्म से पहले होता है, यानी जन्म के बाद नहीं, ये जन्म से पहले ही उसके अंदर बिल्ट होता है। इसको इनबिल्ट बिहेवियर भी कहते हैं। क्या? इनबिल्ट बिहेवियर। जैसे आप मोबाइल देखते हैं उसमें लिखा रहता है इनबिल्ट फ्रॉम दिस कंट्री, इन दिस कंट्री, मतलब इस कंट्री में इसकी उत्पत्ति हुई। इनबिल्ट का मतलब जन्म से पहले, जन्म से इन का मतलब में बिल्ट, मतलब जन्म से पहले ही बिल्ट हो चुका है ये बिहेवियर, इन्नेट बिहेवियर। तो इन्नेट बिहेवियर को इनबिल्ट बिहेवियर भी कहते हैं। स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर इसको इसलिए कहते हैं कि ये पैटर्न सेम पैटर्न को फॉलो करता है। क्यों? भैया हमने दूध पिया तो हमारे बच्चे भी दूध पिएंगे, उसके बच्चे भी दूध पिएंगे, उसके बच्चे भी दूध पिएंगे। तो स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर इसको इसलिए कहते हैं, यानी ये सारे नाम हैं इन्नेट बिहेवियर के। मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो आइए देखिए, मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है। पहला एग्जांपल, बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट। जब कोई बर्ड, जो कोई चिड़िया होती है, वो नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, क्या उसको घोंसला बनाना कोई सिखाता है कि बेटा तुम्हें घास ऐसे पकड़नी है, इस तरीके से बनाना है? अरे मेरे प्यारे, कोई चिड़िया ऐसी होती है, बहुत सी चिड़ियाएँ ऐसी होती हैं, पक्षियाँ ऐसी होती हैं जो इतना बेहतरीन बनाती हैं घोंसला कि देख लो तो तबीयत खुश हो जाए, कितना खूबसूरत लगता है। वो लटका देती हैं झूले की तरह, है ना, साखे गुल डाल देती हैं। तो पंछियाँ इतना बेहतरीन बना लेती हैं। किसी ने उनको इंजीनियरिंग सिखाया है नेस्ट बनाने का? नहीं, उनके जीन में है, जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। कुछ पंछियाँ ऐसी भी होती हैं जो अंडे देने के वक्त ही घोंसला बनाती हैं, इसलिए कि उनको जीन स्टिमुलेट करता है, बेटा तुम घोंसला बना लो, वरना जब एग लेइंग करोगी, अंडे दोगी डाल पे बैठ करके, किसी टहनी पे बैठ करके, किसी पेड़ पे बैठ करके, तो तुम्हारा अंडा नीचे गिरेगा और फूट जाएगा और तुम्हारी यहीं पे जनरेशन समाप्त हो जाएगी। तो ये जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कैटरपिलर मेकिंग अ कोकून। हमने पढ़ा होगा सेरीकल्चर, बीएससी में या एमएससी, अगर एमएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी में पढ़े होंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब रेशम का उत्पादन, रेशम के उत्पादन के ताल्लुक से है। तो रेशम का उत्पादन कैटरपिलर के द्वारा होता है, जो कोकून का फॉर्मेशन करता है। तो कोकून का फॉर्मेशन कैटरपिलर को बनाना कोई नहीं सिखाता, वो खुद बखुद उसके जीन में होता है, वो बनाना जानता है और बना ले जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल तो मैंने डिटेल में समझा ही दिया कि सकिंग ऑफ निपल्स बाई या न्यू बॉर्न बेबी। जब कोई नया बच्चा पैदा होता है, मतलब जन्म लेता है कोई बच्चा, तो वो दूध तुरंत चूसने लगता है, पीने लगता है। और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक बतख है और उस बतख के नीचे 4 अंडे रखे हुए हैं, बतख के अंडे, उसी में एक अंडा डाल दिया गया, मुर्गी का अंडा। यानी पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, जब वो अंडे पे बैठ रही होगी 10 दिन 20 दिन जो भी बैठती है, पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन होता है 20 दिन 25 दिन जो भी होता है, मुझे क्लियर नहीं है कितने दिन के बाद, 21 दिन 22 दिन जो भी होता है, उतने दिन के बाद जब अंडा फूटेगा तो उसमें से बच्चा निकलेगा। तो जो मुर्गी वाला अंडा होगा उससे मुर्गी का बच्चा निकलेगा, जो बतख वाला अंडा होगा वो उससे बतख का बच्चा निकलेगा। तो अब वो मुर्गी का बच्चा जान रहा है यही मेरी माँ है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो सारे के सारे बतख के बच्चे बतख के साथ यानी अपनी माँ के साथ वो जा रहे थे तालाब के किनारे, और वो मुर्गी का बच्चा भी उसी को माँ समझकर उसी के साथ गया। अब बतख जो थी पानी में छलांग लगा दी तालाब में, बतख के बच्चे भी पानी में छलांग लगा दिए, लेकिन मुर्गी का बच्चा करीब गया, तालाब से दूर भागा, वो कूदा नहीं। अभी तक वो यही समझ रहा था यही मेरी बहन है, भाई है, ये मेरी माँ है। लेकिन जैसे ही पानी के करीब गया, उसको किसने बता दिया बेटा तुम इसमें जाओगे तो डूब के मर जाओगे? मेरे प्यारे, वो जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, इस वजह से ये बिहेवियर उसको जगा दिया
वो जो कूदने वाला था उसको कूदने से बचा लिया और उसकी ज़िंदगी बच गई, यानी मुर्गी का बच्चा कूदा नहीं पानी में और वो खड़ा रह गया, सारे के सारे बच्चे उसमें कूद गए, उसकी माँ कूद गई, यानी बच्चे मतलब उसकी माँ इन द सेंस बतख भी कूद गई, तो बतख को वो माँ मान रहा है ना। बात समझ में आ गई। तो आगे देखिए, देखिए टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर। सबसे पहला है काइनेसिस। काइनेसिस शब्द की उत्पत्ति हुई है काइनेटिक से। किससे? काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, मतलब गति, यानी काइनेटिक का मतलब होता है गति, तो काइनेसिस का मतलब भी गति से रिलेटेड होगा। तो ये होता क्या है, देखिए कई प्रकार के इनेट बिहेवियर है, मैं सारे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले काइनेसिस को इसमें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में उसको डिटेल में बताएं, क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, एडिटिंग अपलोडिंग में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि मैं मोबाइल का इंटरनेट यानी वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मोबाइल का ही इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, तो वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो देखिए, अ रिस्पॉन्स टू एन इन्वायरमेंटल कंडीशन बाय चेंजिंग द रेट एट विच एन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड काइनेसिस। अ रिस्पॉन्स टू एन इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंटल की कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है बाय चेंजिंग द रेट एट विच एन एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड। कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, उसी को कहते हैं काइनेसिस। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ धूप पड़ रही है। क्या? धूप, यानी सूरज एकदम आपके सर के ऊपर है, बहुत तेजी के साथ धूप लग रही है। 200 मीटर पे आगे पेड़ है, अब आपसे चला नहीं जा रहा है, यानी धूप बहुत तेज लग गई, आप बेतावले हो गए हैं, धूप बहुत तेज लग रही है। तो क्या धूप में आप कहोगे मैं यहीं लेट के आराम कर लूं? आपकी गति में, आपकी स्पीड में तेजी आएगी कि जल्दी से मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचूं और आराम कर लूं छांव में। यानी इन्वायरमेंट क्या है? धूप। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है? गर्मी ज़्यादा हो गई और आप घबरा रहे हैं, तो घबरा कर आप धूप में नहीं बैठेंगे, जल्दी से छांव की तलाश करेंगे, यानी बैड कंडीशन से गुड कंडीशन में जाएंगे। और बैड कंडीशन से गुड कंडीशन में जाने के लिए आपकी स्पीड में तेजी आएगी, यानी स्पीड में, गति में तेजी आएगी, आप जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देंगे, जल्दी से हम छांव में पहुंच जाएं, है ना। तो इसी तरीके से आइए एनिमल की केस में कुछ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी रेस्पॉन्स जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी जो धूप कितनी तेज लग रही है, धूप कितनी तेज लग रही है, वो स्टिमुलस डिफाइन करेगा कि ऑर्गेनिज्म की गति में कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी आएगी, है ना। ऐसे मान लीजिए आप जा रहे हैं और 100 मीटर तक लगातार पेड़ है, धूप से चलते हुए जा रहे हैं, आप थके भी नहीं है मान लीजिए, लेकिन जब आप छांव में पहुंचोगे तो आपकी गति में थोड़ी सी नमी आएगी, धीमे होंगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, कूल फील होगा, ठंडा फील होगा, सोचोगे थोड़ी सी ठंडी हवाएं लेते चलें। तो जब अच्छा कंडीशन मिलेगा तो आप स्लो मूव करेंगे, जब बैड कंडीशन मिलेगा तो आप फास्ट मूव करेंगे। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जब अच्छा कंडीशन मिलता है तो स्लो रिलैक्स हो जाते हैं, जब बैड कंडीशन होता है तो उनकी गति में स्पीड आ जाती है, इसी को बोलते हैं काइनेसिस। समझ में आ गई बात। एनिमल मूव स्लो इन गुड कंडीशन एंड फास्ट इन बैड कंडीशन। एनिमल बहुत तेजी के साथ मूव करता है बैड कंडीशन में, यानी जब बैड कंडीशन होती है, बैड इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ऑर्गेनिज्म फास्ट मूव करेगा, लेकिन जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो स्लो मूव करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो काइनेसिस दो प्रकार के होता है, ऑर्थोकाइनेसिस और क्लिनोकाइनेसिस। जो ऑर्थोकाइनेसिस होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल, यानी इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। जैसे ही बैड कंडीशन मिली, ऑर्गेनिज्म तेजी के साथ सिर्फ भागना स्टार्ट कर दिया, यानी दाहिने बाएं पीछे मुड़ेगा नहीं, भागना स्टार्ट कर दिया। किसकी खोज में? अच्छी कंडीशन की खोज में। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लैट वर्म लिव इन डार्क प्लेस। जो फ्लैट वर्म होता है वो डार्क प्लेस में रहता है, उसकी हैबिट है। अब क्या हुआ, फ्लैट वर्म पे सूरज की रोशनी पड़ी, यानी रोशनी में पहुंच गया वो, यानी वो उजाले में पहुंच गया, उस पर धूप लगी। अब वो क्या करेगा? मूव फास्ट, तेज भागेगा इन सर्च ऑफ डार्क प्लेस। तो जब मूव किया फास्ट तो क्या शो कर रहा है? काइनेसिस, यानी गति में फर्क आ रहा है। धीमे चल रहा था, जैसे धूप लगी मूव करने लगा, भागने लगा। किसकी सर्च में? डार्क प्लेस की सर्च में, यानी क्योंकि वो डार्क प्लेस पे रहना पसंद करता है। जैसे ही उसको उजाला मिला वो भागने लगा, सीधे में भाग रहा है।
इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, यानी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, बस ये अंधी एकदम भागता चला जाएगा, ठीक। और ये जो क्लिनोकाइनेसिस होता है ये डायरेक्शनल होता है। ऑर्गेनिज्म मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, यानी ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस के विपरीत जाएगा। यानी स्टिमुलस क्या है, मान लीजिए सूरज की रोशनी है, या तो सूरज की रोशनी जिधर पड़ रही है, छांव नहीं है, उधर जाएगा या तो उससे दूर जाएगा। बात को समझिए। बाई अल्टरिंग इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, यानी ये जब मूव करेगा तो अपने डायरेक्शन को भी चेंज करता रहेगा, दाहिने बाएं, है ना, डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा, इसीलिए कहते हैं डायरेक्शनल काइनेसिस, ठीक। डायरेक्शनल काइनेसिस है ये। कौन सा, क्लिनोकाइनेसिस डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होती है, एक डायरेक्शन में जिधर जा रहा है उधर मूव करके उधर जाने लगा। जैसे मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, आपकी आंख में हम लाइट मार दें, रोशनी मार दें, टार्च मार दें, जला दें, तो आप चौंधिया जाएंगे ऐसे, है ना, इधर देखने लगे उधर देखने लगे, है ना, डायरेक्शन चेंज किया ना। बात समझ में आई। तो देखिए इसी तरीके से वुड लाउस जो लकड़ी में रहता है, लिव इन डैम्पनेस, यानी थोड़ा सा नमी इलाके में रहता है, नमी जगह पे रहता है। कांट टॉलरेट ड्राइनेस, यानी ये ड्राई एरिया में नहीं रह सकता है जहां पे सूखा हो। अब क्या होगा, इन ड्राई कंडीशन वुड लाउस मूव्स वेरी फास्ट बाय अल्टरिंग द डायरेक्शन इन सर्च ऑफ डैम्पनेस एरिया, यानी जो वुड लाउस है जब ड्राई कंडीशन में वो पहुंच जाएगा, जैसे मूव कर रहा है, ड्राई कंडीशन मिल गई तो वो मूव बहुत तेजी के साथ करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर करके दाहिने बाएं आगे पीछे, मतलब डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। समझे बात। किसके लिए, अच्छी कंडीशन, यानी डैम्पनेस एरिया, यानी नमी इलाके की सर्च में, नमी जगह की सर्च में। मैं उम्मीद करता हूं काइनेसिस आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेसिस गति से रिलेटेड है। जब अच्छी कंडीशन मिलती है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म स्लो मूव करता है, और जब बैड कंडीशन मिलती है तब वो ऑर्गेनिज्म फास्ट मूव करता है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. I will explain other types of innate behavior in the next video. Please wait for next video. If you like, then hit the like button, and if you are able to understand each and everything and you like the method of my teaching, then please hit the like button and subscribe my channel. And a lots of thanks for watching my video from deepest part of my heart. Jai Hind.